With your due permission, it is 10 o'clock. Can we start up the program? Our chief guest of the day and our speaker has also joined us. Yes, madam, please you can start. सर्वप्रथम मैं आज की इस आभासी कार्यशाला में उपस्थित सभी जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि एवं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती नीलम जो आज हमारे साथ इस आभासी कार्यशाला में जुड़ चुकी हैं। मैडम, आपका आभार कि आप हमारे साथ आज जुड़ी। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे स्थल प्राचार्य श्री सोमपाल जी का जो आज इस आभासी कार्यशाला में हमारे साथ जुड़े हैं, एवं स्वागत एवं अभिनंदन हम सभी साथियों का भी मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगी जो आज की इस कार्यशाला में जुड़े हैं। योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है। अर्थ ही है एकजुट होना, शामिल होना, एक साथ होना। जिस शब्द का अर्थ ही शामिल करना और एक साथ एकजुट करना होता है, उस योग को विश्व में जो आज हमारी थीम G20 में भी चल रही है वसुधैव कुटुंबकम, उसका भी एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए आज हमारा ये जो आज 7 दिवसीय कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं, जो अगले 7 दिनों तक चलने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत, उसका आज प्रथम दिवस है। जैसा कि हमारी संस्कृति में समाहित है कि हर कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं, तो इस 7 दिवसीय उत्सव की शुरुआत भी हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे। मैं जयति मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन आभासी माध्यम से वो करने का कष्ट करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं साझा करना चाहूंगी आपके साथ कि जो आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया है श्रीमती नीलम गुप्ता जी, ये योग के क्षेत्र में एक विस्तृत अनुभव रखती हैं। मैडम ने एमए योग में किया हुआ है। जैन विश्व भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। सन 2006 में मैडम का जुड़ाव पतंजलि योग जो केंद्र है उससे रहा है। 2008 में मैडम ने श्री श्री महाप्रज्ञ जी से भी योग की शिक्षा ग्रहण की है। 2010-2011 में श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में रहकर उन्होंने बेसिक और एडवांस योगा कोर्सेज की शिक्षा ग्रहण की है। तो ऐसे विस्तृत अनुभव के साथ आज मैडम हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और आज की जो इस कार्यशाला का विषय है योग का महत्व, योग का इतिहास और कुछ बेसिक आसन जिनके बारे में आज हमें मैडम जानकारी देंगी। मैडम का आज यहाँ उपस्थित होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम इतने प्रशिक्षित, इतने अनुभवी जो हमारे आज की अतिथि हैं वो हमारे साथ हैं और आज की इस आभासी कार्यशाला में हम सब का मार्गदर्शन करेंगी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम गुप्ता
योगाचार्य, संयोजक कानपुर योग एसोसिएशन एवं संयुक्त सचिव जिला योग एसोसिएशन। आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता भदौरिया और उनके साथ जयती मैडम एवं टेक्निकल टीम, सभी शिक्षक साथी, सर्वप्रथम मैं आप सभी को 9वें योग दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं श्रीमती नीलम गुप्ता जी का, जिन्होंने हमेशा हमें अपना सहयोग प्रदान किया है। जब भी हमने मैडम को याद किया, उन्होंने हमें कभी भी ना नहीं कहा, चाहे वो हमें इंटरव्यू कंडक्ट करने हो या योग के संबंधित कोई कार्यक्रम हो। और आज भी उनका यहाँ पर उनकी उपस्थिति पाकर हम सब अभिभूत हैं। ये कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से होना था, लेकिन चूंकि अभी स्कूल बंद है, बच्चे हैं नहीं, इसलिए इसको आभासी माध्यम से किया जा रहा है। तो मैडम, आपका पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ गीता मैडम ने सभी का स्वागत कर दिया है, मैं इनका भी स्वागत करना चाहता हूं कि बेंगलोर से जुड़ी है और पूरे प्रोग्राम को चेकआउट किया है बेंगलोर से, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया और रन कर रही हैं। साथ ही साथ जयती मैडम और इनके साथ मुझे मेरी अनभिज्ञता भी है कि कितने लोग जुड़े हैं, इसका मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जब आप लोगों को सौंप देता हूं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। बस इतना पूछता हूं मुझे क्या करना है, मैं आ जाऊंगा समझ में। तो जितने भी सहयोगी हैं टेक्निकल टीम से लेके, सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ मैं सबसे बड़ा अभिनंदन देना चाहता हूं उनके शिक्षक साथियों को, जिनको इस पूरी छुट्टी इस बार हमने चैन से बैठने नहीं दिया। 1 जून से लगातार वो किसी न किसी कार्यशाला में या जन भागीदारी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और डेली जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। कुछ लोग जो चले गए हैं बाहर, कहीं हिल स्टेशन पे हैं या ऐसी जगह है जहाँ से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, उनको छोड़ दें तो लगभग सभी लोग डेली जुड़ रहे हैं। इस बात के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमने आपकी छुट्टियां खूब खराब की हैं, लेकिन इसको अगर दूसरे पहलू से देखें तो हमने बहुत कुछ गेन किया है, हमारे ज्ञानार्जन में बहुत वृद्धि हुई है। G20 को हम लोग शायद पहले इतना नहीं जानते थे जितना अब जान गए हैं। इसी तरह से अब आज से ये 7 दिवसीय योग महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से योग करते हैं। अब बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है, घर पे बहुत लोग योग करते हैं। अभी मैडम इसके महत्व पे प्रकाश डालेगी, मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि हम जब योग करते हैं तो कुछ दिनों में उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई गुरु नहीं होता है। एक बार हमने टीवी वगैरह से देखा तो थोड़े दिन ठीक होता है, फिर हम बिना देखे ही या बिना किसी से सीखे करने लगते हैं और फिर उसमें त्रुटियां होने लगती हैं और वो त्रुटियां हम उनको सही मान के करते चले जाते हैं। तो योग सही तरीके से होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना हमारा काम है। अदरवाइज उसका फायदा नहीं मिलेगा या कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। ये आज की जीवन पद्धति के लिए जो दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था, बैक टू वेदास, अभी हम लोगों को बैक टू आवर ओल्ड सिस्टम, हमारे जो मूल्य हैं वही सर्वोपरि है। पूरा विश्व आज लोहा मान रहा है हमारे मूल्यों का, हमारी धरोहर का, हमारे योग का।
विदेशों में आप देखिए कितने सेमिनार्स हो रहे हैं, कितने कैंप्स लग रहे हैं, इसमें योग सीख रहे हैं, और हम लोग अपनी चीज़ों को छोड़ करके विदेशी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। तो इसके महत्व पे अभी ज़्यादा चर्चा मैडम करेंगी। मैं इस आभासी योग महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मैडम आज हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमारी योग हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हम कहीं ना कहीं इस अंधी दौड़ में इसे भूलते जा रहे हैं और पीछे छोड़ आए हैं। आज पुनः मैडम के साथ जुड़कर हम इसके महत्व को जानेंगे, समझेंगे और हम अपने जीवन में इसे धारण करने का आज वचन एवं प्रण भी लेंगे। सर्वप्रथम आज इस योग महोत्सव के शुभारंभ का जो दिन है, इस पर हमारे लखनऊ संभाग के माननीय उपायुक्त महोदय का संदेश भी हमें आज प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगी मैडम जयती से कि मैडम जयती उस संदेश को हम सब के समक्ष प्रस्तुत करें। सुप्रभात साथियों, आगामी 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आज दिनांक 15 जून से 21 जून तक योग की महत्ता को रेखांकित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम सभी विद्यालयों में आभासी व भौतिक माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यालय ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी कॉमन योग प्रोटोकॉल एवं सजेस्टेड एक्टिविटीज़ को साझा किया है। आप सभी को पता है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम है एवं इसकी डोमेस्टिक टैगलाइन हर आंगन योग है। योग हमारी केवल श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत व धरोहर ही नहीं है, अपितु यह एक स्वस्थ जीवन की आधारशिला भी है। इसे जन जन तक पहुंचाने व स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हेतु हम सबकी भूमिका है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालयों द्वारा आयोजित विविध गतिविधियों में प्रतिभाग कर इस अभियान को सफल बनाने की आप सभी से अपील करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। जैसा कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा अपील की गई है कि हम सब इस योग महोत्सव को सफल बनाएंगे, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जितने भी कार्यक्रम इस जो एक साप्ताहिक रूप में रखे गए हैं, अगले अग्रिम सप्ताह में आने वाले हैं, उन सभी में आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आज की मुख्य अतिथि मैडम नीलम गुप्ता जी को कि वे अग्रिम कार्यवाही को अपने हाथ में लें और आज की इस आभासी कार्यशाला का शुभारंभ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये जो कार्यशाला आभासी रखी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे आने वाले समय पर चर्चा होगी और उन पर प्रकाश डाला जाएगा। तो जो सबसे पहले आपने मुझे सब्जेक्ट दिया, योग का इतिहास, महत्व और बुनियादी आसन, उससे पहले मैं धन्यवाद करूंगी कि प्रिंसिपल सर जी का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और शायद मैं इतना ज्ञान नहीं भी होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं बता पाऊँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी टीचर्स का भी, और गूगल मीट के थ्रू जुड़े हुए सभी हमारे जो भी योग साधक, टीचर्स, अधिकारी, सभी को मेरा प्रणाम, हृदय से प्रणाम। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम पहुंच चुके हैं और योग की जागरूकता आज आप देख रहे हैं कि घर घर पर है और लोगों ने इसके महत्व को समझना शुरू किया कि योग वाकई हमें स्वस्थ रहने की एक महत्वपूर्ण विधा है। अब हम पहला जो हमारा
हमें अब टॉपिक मिला है योग का इतिहास। तो योग की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति आज की नहीं, हजारों वर्ष पहले की है। ऐसा माना जाता है कि जब से हमारी ये मानव सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले भगवान शंकर को हम लोग देखते हैं कि योग की जो विधा है वहां से हमने विभिन्न मुद्राओं में उनको देखा है। उसके बाद वैदिक ऋषि मुनि से योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में भगवान कृष्ण, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने इसे अपनी तरीके से विस्तार दिया है। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने इसको योग को सुव्यवस्थित किया और महर्षि पतंजलि को हम योग का प्रेरता भी मानते हैं। अब योग का जो इतिहास है वो विभिन्न कालों में डिवाइड हुआ है। जैसे हमारा आता है पूर्व वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल में योग का जो जन्म माना जाता है 500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब हमारे बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो पूर्व वैदिक काल से ही योग का जो उदय हुआ और उसके बाद जब हम वैदिक काल में आए तो वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए योगाभ्यास किया जाने लगा। तो योग जैसा माना जाता है कि बहुत पुरानी हमारी एक विधा है, तो ये तब भी वैदिक काल में भी ये योग किया जाता था और पुरातन काल में भी हम योग अभ्यास विभिन्न मुद्राओं में करते थे। जैसे कि माना जाता है कि 84 लाख योनियां हैं और उसमें 84,000 आसनों का, पोस्चरों का उसको निकाला गया। तो उन पोस्चरों को हर एक, आपने देखा होगा कि जैसे बात आती है जब आसन में आती है, एक हमारा आसन आता है पशु विश्राम आसन। तो ये भी एक पोस्चर था, मत्स्य आसन, यानी कि मत्स्य यानी कि मछली, एक उसके पोस्चर पे भी। तो जितनी ये पोस्चर डिफरेंट है तो इस तरीके से 84,000 आसनों को किया जाता रहा। लेकिन हम लोग बेसिक चीजों में जब आएंगे तो हम उनमें से कुछ आसन को, तो ये आसन की बात हो गई। इसके बाद आता है पूर्व शास्त्रीय काल। तो पूर्व शास्त्रीय काल के समय उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता में योग के बारे में विस्तार से बहुत चर्चा हुई है। भगवत गीता में तो आपको पता होगा कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के बारे में भगवान कृष्ण ने विस्तृत से बताया। उसमें उल्लेख भी है भगवत गीता में। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उसमें उन्होंने देखा होगा कि पूरा विस्तृत उसमें जानकारी है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैन, बौद्ध जागरण जो था वो उत्थान काल के दौर में हुआ और यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। जैसे जैसे आगे हमारा समय बढ़ता गया तो फिर योग के बारे में जब और अच्छी तरीके से समझा जाने लगा तो हम फिर आगे यम नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय। तब इसके बाद जब ये जो काल आया इसमें इनका प्रचलन अधिक रहा। यहाँ तक कि योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं इस काल में दिया गया था, लेकिन इन विषयों पर हमारा योग के विषय में कार्य होने लगा था और उससे लोगों को लाभ भी होने लगा था। फिर इसके बाद वाला जो काल आता है हमारा, वो आता है शास्त्रीय काल। इस काल में योग एक स्पष्ट और समग्र रूप में सामने आया। महर्षि पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्याओं को पहली बार समग्र रूप से प्रस्तुत किया और उन्होंने सारे योग के 195 सूत्र संकलित किए।
महर्षि पतंजलि का जो योग है वो असल में राजयोग है और इसके 8 अंग हैं। ज्यादातर सभी लोगों ने अष्टांग योग के बारे में सुना है और ये जो 8 अंग है ये आपके आते हैं यम। अब यम का जो मतलब हुआ, ऐसे तो जब हम लाइन से इन 8 अंगों के बारे में बात करते हैं तो यम, नियम, आपके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के बारे में बोलते जाते हैं, लेकिन यम के अंतर्गत क्या आया? यम के अंतर्गत आया सामाजिक आचरण। नियम के अंतर्गत क्या आया? व्यक्तिगत आचरण। जो नियम आता है यानी कि मानव का जो, जब योग उसमें हम गए तो जब हमने आपका इसमें नियम लिया, वो नियम जो था उसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आचरण कैसे करें, इसके विषय में बहुत विस्तृत रूप से उल्लेख है। क्योंकि हमारे पास समय एक लिमिट रहेगा तो अगर हम एक एक पार्ट भी उठाएंगे तो उसमें बहुत टाइम है। तो जो इतिहास के बारे में हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करते चलेंगे। 3rd हमारा आता है आसन। आसन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि शारीरिक हमारी स्वस्थता बनी रहे, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इसलिए हम आसन को 3रे नंबर पे रखा गया, यम, नियम, आसन। इसके बाद आता है प्राणायाम। अब जब प्राणायाम आता है तो प्राणायाम अपने आप ही पता चलता है कि 2 शब्दों से मिलता है, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। और इसमें हमें अपने श्वास को, अपनी ब्रीदिंग की जो नियम है उसको हम कैसे, अब प्राणायाम में जब हम जाते हैं तो बेसिक प्राणायाम जो हमें करते रहने चाहिए, जो कि सभी को पता है क्योंकि अब तो बहुत जागरूकता आ गई है। तो जैसे कि आप प्राणायाम में आपको हम 2-4 नाम बता देते हैं। एक आपका भस्त्रिका, आपका महापन, आपका अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी। ये जो प्राणायाम है ये बेसिक प्राणायाम भी कई होते हैं, लेकिन हमें अपनी रोज की जीवन में कुछ प्राणायाम को नियमित करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद आ गया प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो उसके अंदर जो विषय है वो इंद्रियों पे नियंत्रण। इंद्रियों पे नियंत्रण हमें कैसे करना है वो प्रत्याहार के द्वारा हम करते हैं। इसके बाद आ गया धारणा। अब धारणा हमें जो सिखाता है वो एकाग्रता, कैसे हम स्थिरता की ओर चले, ये हमें बताता है। ध्यान मेडिटेशन, यानी कि हम अपने विचारों को, अपने मन को स्थिर करके एक जगह बैठकर हम किस तरीके से अपने आप को ध्यान मुद्रा में, ध्यान में लगाएं। लास्ट में जो हमारा आता है अष्टांग योग का, वो आती है समाधि। तो जो महर्षि पतंजलि के जो 8 अंग थे वो थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने योग में शारीरिक मुद्राओं को भी बहुत महत्व दिया और ब्रीथ का, श्वसन का भी एक स्थान दिया। तो श्वसन के तहत हमारे प्राणायाम आते हैं और शारीरिक मुद्राओं के तहत हमें आसन डिफरेंट पोस्चरों में, जैसे बैठकर करने वाले आसन, खड़े होकर करने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन, इन शारीरिक मुद्राओं, पोस्चरों को भी उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से अपने योग सूत्र में सब दिया है। और इसके बाद योगासन में हम किसी भी आसन और या प्राणायाम को जब करते हैं तो उसकी एक एक चीज को हमें कैसे क्या करना है इसके विषय में जरूर जानकारी हो और उसके बाद आप इसको करें तो इसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। इसी काल में योग से संबंधित कई ग्रंथ भी आए। इसी काल की बात कर रहे हैं, अभी हम जो शास्त्रीय काल में चल रहे हैं, इसी काल में कई ग्रंथ भी रचे गए जो योग से ही संबंधित थे, जिसमें कि आपका बताया हमने पतंजलि का योग सूत्र था,
योग याज्ञवल्क्य का एक ग्रंथ था, योगाचार्य का एक ग्रंथ था भूमि शास्त्र, और एक था विशुद्धि मत, जो कि ये योग के प्रमुख ग्रंथ में गिने जाते हैं। अभी इतिहास का अभी एक और हमारा काल अभी आएगा। अब ये काल के बाद हमारा जब आया मध्य काल, और इस काल में पतंजलि योग के जितने अनुयायी लोग थे, उन्होंने आसन, शरीर और मन की सफाई, मन के विषय में बहुत विस्तृत रूप से कई गुरुओं ने भी लिखा है और बताया है, और ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो मन की सफाई से संबंधित कि मन की जो कई तरीके की जो हमारी क्रियाएं हैं, मन किस तरीके से हमें कैसे क्या करता है, इसके विषय में भी जब कभी आगे कभी चर्चा होती है तो फिर मन के विषय में भी करेंगे। तो पतंजलि योग के जब अनुयायी थे, उन्होंने आसन, शरीर, क्रियाएं, प्राणायाम करने से अधिक महत्व दिया, और योग को एक नया दृष्टिकोण, नया मोड़ दिया। योग का एक रूप और आया, और वो था हठ योग। हठ योग का एक मेन जो एक मानिए कि पार्ट भी है, लेकिन ये दो शब्दों से मिला, हा और ठा। जो हा शब्द है वो हमारा सूर्य स्वर, गर्मी यानी ग्रीष्म है, ऐसे कुछ चीजों को डिवाइड करता है। और जो हमारा ठा शब्द है, ठा, वो शब्द हमारा चंद्र स्वर, यानी कि बायां स्वर जो होता है हमारा वो चंद्र स्वर, और जो दायां स्वर होता है वो हमारा सूर्य स्वर। उसका नाम ही जब हम सूर्य स्वर लेते हैं, यानी सूर्य का मतलब ही क्या है, तपन, गर्म। और जब हम चंद्र स्वर का नाम लेंगे तो चंद्र स्वर यानी कि ठंडी, शीतलता। तो ये भी स्वर का भी एक अपना एक बहुत बड़ा महत्व है योग में, क्योंकि योग जरूर आपको लगता है कि बहुत छोटा शब्द है, लेकिन योग का विस्तार जो है वो बहुत बड़ा है। आप विभिन्न चीजों में जाइए, आप कितने योग में आप किस पार्ट में जाएंगे, आप जिस अगर स्वर में आप जाते हैं तो आपको स्वर में बहुत कुछ आपको विज्ञान आधारित चीजें मिलेंगी। अगर आप मुद्रा में जाते हैं तो मुद्राओं के बारे में, आसन में जाते हैं तो आसन के बारे में, आप दिनचर्या के बारे में बात करेंगे तो दिनचर्या, आप सूर्य नमस्कार के बारे में। ये मतलब योग अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी। तो इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। और इस युग में ही जो हमारा मध्यकाल जब शुरू हुआ था, तो इस युग में छोटी छोटी पद्धतियां भी शुरू हो गई थी। मध्यकाल में हमारे सब इन चीजों का पूरी तरीके से विस्तार हो चुका था। उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि हम अपनी इन पुरानी पद्धति को, इन विधा को हमने एक तरीके से मानिए कि नकार ही दिया था। फिर हमारा जब आधुनिक काल शुरू हुआ, आधुनिक काल में आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब में, तब उन्होंने वहां पे एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने योग से भी पूरे विश्व को परिचित कराया, पूरे विश्व में बताया था कि योग का कितना महत्व है। लेकिन ये जब आधुनिक काल शुरू हुआ और स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को धर्म संसद में शिकागो में रखा था, उसके बाद भी जागरूकता इतनी आई नहीं। अपनी ही विधा को हम लोग भूलते जा रहे थे, जबकि कोशिश की, बड़े बड़े महर्षियों ने भी इसको कोशिश की, इस विधा को, और कुछ हद तक वो लोग सफल भी हुए। लेकिन जिस तरीके से हमारा जन जागरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी महर्षि महेश योगी जी, परमहंस योगानंद जी, रमण महर्षि जी जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को भी योग की इस विधा से प्रभावित किया था, और धीरे धीरे इन्होंने
योग को एक धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि आजकल आपने अभी देखिए, कल ही के न्यूज में मैं सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक समुदाय में योग नहीं कराएंगे, जबकि ऐसा योग सबको स्वस्थ रहने की विधा है। तभी उन योगियों ने, तभी ये संघर्ष, आज का ये संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष तब भी था कि तभी उन लोगों ने पश्चिमी दुनिया को इस विधा से प्रभावित किया था और धीरे धीरे योग को एक धर्मनिरपेक्ष, प्रक्रिया आधारित धार्मिक सिद्धांत के रूप में दुनिया भर में प्रसार किया, जिसको स्वीकार भी किया गया। और इसके बाद कुछ इसमें हमारे योग को पीछे होने में कुछ हमारी सरकारी व्यवस्था भी ऐसी रही कि जो इसको आगे नहीं अपना पहचान दिला पाई। 11 दिसंबर, इसके बाद नहीं, 11 दिसंबर 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा, एक महासभा में प्रस्ताव रखा कि हम 21 जून को योग दिवस के रूप में, इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रचार प्रसार योग के रूप में हम करें। और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी सहमति प्रदान करी, और प्रदान जब करी तो धीरे धीरे, शायद 2014 में इतना सक्रियता नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे करके आज हम 156 कंट्रीज में, देशों में एक साथ 21 जून को और एक समय पर योग करते। जैसे कि आप लोगों का भी, आपने इतनी एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया, ये भी एक बहुत बड़ी जागरूकता है। क्योंकि कुछ समय पहले हम जब ये ऐसा योग दिवस के रूप में योग को इतना महत्व नहीं आ पा रहा था, तो मैं क्योंकि बहुत सालों से योग सिखा रही हूँ, तो बच्चों को भी इस क्षेत्र में अवेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि योग तो एक आयु वर्ग के लोग ही करते हैं, उनको ही ऐसा जरूरत है। लेकिन आज योग खेल के रूप में भी आगे आया है। इसको भी आपने अभी देखा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के रूप में योगासन को खेल के रूप में आदरणीय मोदी जी के द्वारा अनुराग ठाकुर जी ने किस तरीके से आगे बढ़ाया, और आने वाला समय बच्चों के लिए योगासन खेल के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ रहा है। तो ऐसी जो विधा, ऐसे जो हुनर होगा, उसके द्वारा भी बच्चे हमारे आगे आएंगे। अब आगे एक वर्ड आता है योग। योग बहुत छोटा शब्द है, लेकिन योग का जो अर्थ है वो कहां से आया? मैम, गीता मैम, समय बता दीजिएगा, ऐसा ना हो मैं बोलती ही रहूं और मतलब आप मुझे पहले से थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है? जी मैम। योग जो शब्द है वो बहुत ही गहराई से जानने समझने वाला, अनुभव करने वाला एक शब्द है, और संस्कृत का एक वर्ड है युज। युज धातु से ये शब्द निकला संस्कृत के, और जिसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु को अपने से जोड़ना। योग, अगर हम नॉर्मली जब पहले मैथ पढ़ते थे तो तब टोटल नहीं बताया जाता था, तब ये कहा जाता था कितना योग हुआ, है ना, जोड़ने के बाद तब योग बोला जाता था। तब भी उसका भी मतलब क्या होता था? जोड़ना। और ये जो योग कर रहे हैं उसका भी मतलब हमारा क्या है? जोड़ना। और योग सूत्र के जो हमारे प्रणेता महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त को वृत्तियों का सर्वदा अभाव ही योग है। और चित्त का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? चित्त का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है, ठीक है? अपने को जानना भी जरूरी, अपने को अंतःकरण से समझना। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं, अर्जित ज्ञान जो हम लेते हैं उसको मन आत्मा तक पहुंचाता है।
ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें आपने देखा ना, हर जगह आपका कहीं ना कहीं मन जो है वो आएगा, क्या आपको ग्रहण करना नहीं वो आएगा जरूर। तो ये कहीं ना कहीं आत्मा तक जब ये मन पहुंचाता है तो आत्मा उसे साक्षी भाव से देखता है और वृद्धि एवं अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें वो कर्तव्य भाव लाता है। तो योग का ये जो अर्थ है वो हमारा, आपको हमने बताया कि युज शब्द से योग बना है और योग का मतलब है अपने आप को उस विषय से जोड़ना। दूसरा सब्जेक्ट जो हमें मिला है वो है योग का महत्व। अब कोई वैसे मुझे बोलना है लेकिन मैं फिर भी एक प्रश्न कर लूं, क्योंकि सब लोग शांत बैठ के ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न तो करूंगी कि योग का जो महत्व, इंपॉर्टेंस है, वो किस किस क्षेत्र में हमें होता है, कोई बताएगा? क्योंकि हमसे भी सब लोग, मुझे तो पता नहीं है मुझे कितना है, लेकिन योग बहुत है और प्रिंसिपल सर तो बहुत ही योग करते हैं और उन्होंने खुद बताया कि वो नियमित सुबह उठकर योग करते हैं और वाकई उनका जो बॉडी लैंग्वेज भी बताता है कि हाँ वो योगी हैं। कोई बताएगा? गीता मैम, योग का महत्व हमारा किस किस क्षेत्र में हो सकता है? बाकी टीचर्स हमें आप लोगों का नाम नहीं पता, गीता मैम से, प्रिंसिपल सर से, राघवेंद्र सर से, और ऐसे मिलते रहे हैं तो उन लोगों का मुझे, बाकी लोग नहीं, मुझे नाम थोड़ा नहीं पता है तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप बता सकते हैं किस क्षेत्र में हो सकता है? मैडम ऐसा है, क्षेत्र का तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक घटना अभी शेयर करना चाहता हूँ अपने साथियों के साथ। जी जी कि और मेरी आदत है मैं अपनी घटनाएं ही शेयर करता हूँ। अभी एक गलत दवा खाने की वजह से, एलोपैथिक मेडिसिन, मेरी शुगर लेवल 488 पहुंच गया था। जी जी मैं बहुत कमजोर महसूस करने लगा था जी। वो ऐसी सिचुएशन में वो जब इतना हाई लेवल पे चला जाए तो आदमी नेचुरली एलोपैथी का वो इमीडिएट इफेक्ट वाली दवा लेना चाहता है। मैं भी गया डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा कि सुबह शाम मेटफॉर्मिन देते हैं, उसमें शुगर में एलोपैथी और कुछ होता नहीं उनके पास, नाम अलग अलग हो सकते हैं, कि सुबह शाम एक एक खाइए नहीं तो आपका कुछ भी हो सकता है। मैं वो दवा हाथ में लेकर के बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, एलोपैथी में खाना नहीं चाहता। तो जैसे तैसे मैंने, उन्होंने 2 बताई, मैंने 1 खाई और वो भी 3 दिन खाई। उसके बाद मैं अपनी कमर कस के बैठ गया, योग और एक्सरसाइज करके मैंने 5 दिन के अंदर अपना शुगर लेवल को रेंज में लेके आया। तो योग में बहुत शक्ति है। अभी जो आप क्षेत्र की बात कर रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों को दूर रखने के लिए तो ये जरूरी है ही। हम स्वस्थ हैं, उसके बाद अस्वस्थ ना हो, इसके लिए जरूरी है। और अब योग एक ऐसा रूप ले रहा है कि हमारे जो बच्चे, जैसे आपने एक चयन करके हमें एक बच्ची को दिया है, रूपाली से चांद जुड़ी होगी शायद, तो ये अब इसमें पहले डिप्लोमा होता था, अब डिग्रीज होने लगी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक होने लगे। तो ये किसका क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट का भी खुल गया है। दूसरा एक क्षेत्र जो अभी आपने चर्चा किया कि इसको खेलो इंडिया में शामिल करके, तो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी योग का कंपटीशन अलग से होता है और उसमें स्कूल लेवल, फिर क्लस्टर लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर नेशनल लेवल तक हम लोग जाते हैं, बच्चे हमारे जाते हैं। तो ये नए नए जो क्षेत्र, नए नए आयाम खुल रहे हैं, मतलब इससे रोजगार का भी सृजन होने लगा है अब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। ये मेरी जानकारी में इतना है मैडम, बाकी आप प्रकाश डालेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये तो आपका खुद का अनुभव भी है। तो योग का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी पूरी लाइफ का जो प्रतिदिन का है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम उस चीज को अनुभव भी करते हैं
लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको जब स्वीकार लेंगे तो वो और अच्छा प्रभाव डालेगा। जैसे हमारा महत्व आता है, एक तो शारीरिक आता ही है, शारीरिक तो है ही है, क्योंकि योग को सबसे पहले शारीरिक ही से जोड़ा जाता है, आसनों से, प्राणायाम से, मुद्राओं से। तो एक तो आपका महत्व हो गया शारीरिक महत्व, दूसरा आपका हो गया मानसिक महत्व, मेंटल लेवल, जो मेंटल हमारी जो भी आजकल की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप उसमें प्राणायाम को लेते हैं, ध्यान को लेते हैं, तो आप देखिए कि उनसे भी आप कितना, इन जितनी भी आधुनिक जो दवाइयां चल रही हैं उनसे आप कितना बच सकते हैं, एलोपैथ वगैरह इसमें आता है। तीसरा आता है आध्यात्मिक महत्व, क्योंकि एक तो समय आता है कि जब हम भले शुरुआत में ना आए उस क्षेत्र में, लेकिन एक समय आता है कि जब हम अध्यात्म की ओर भी बढ़ते हैं। चौथा हमारा आएगा पारिवारिक महत्व, इसको मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट में डिस्क्राइब थोड़ा थोड़ा करूंगी क्योंकि पॉइंट काफी हैं। फिर इसके बाद पांचवा हमारा आता है सामाजिक महत्व। समाज में भी योग का बहुत महत्व है, नैतिक महत्व भी है और चारित्रिक यानी कि कैरेक्टर वाइज भी इसका बहुत महत्व है। तो पहले जैसे कि हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे कि शारीरिक महत्व क्या है। तो जो योग साधना है उसका शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण तीसरा चौथा अंग जो है हमारा वो आसन और प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम से ही हम शारीरिक शक्तियों को और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। योगासन से हम शारीरिक जो शक्तियां विकसित करते हैं, जिससे कि अंग प्रत्यंग की कार्य क्षमता जो है वो हमारी बढ़ती है और शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। तो जब हम इन शारीरिक महत्व को जब लेते हैं तो हमें इसमें आपका जो हमने बताया आसन और प्राणायाम के बाद दूसरा हमारा पार्ट आया मानसिक महत्व। इसका जो मेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, हम योग के द्वारा चित्त की जो वृत्तियां हैं उन पे अंकुश लगा सकते हैं। मन की चंचलता को हम कम करके मानसिक यानी मेंटल कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर जो है वो भी स्वस्थ रहता है। मन अगर हमारा स्वस्थ है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ है, क्योंकि हमारा मन और शरीर का दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, मन और शरीर का। तो मन का स्वस्थ रहना शरीर के स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। मन क्या करता है, वो शरीर को प्रभावित भी करता है। मन में जितने भी आजकल आपने सुना है अवसाद, डिप्रेशन आदि जो आते हैं, अगर वो होते हैं तो उससे हमारा जो शरीर है वो कमजोर होता जाता है। क्योंकि आपने देखा है हम किसी बात को बहुत गहराई से सोच रहे हैं तो आप उसको देखेंगे कि हम अपने आप में खुद ही दुर्बलता का अनुभव करते हैं और उसी के बाद शरीर में हमारे क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। शरीर को यदि रोग घेरते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कारण दुर्विचार भी होते हैं, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही हमारा शरीर प्रकट करता है। तो इसलिए हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हम अपने योग की जो विभिन्न विधाएं हैं उनके द्वारा हम दूर करके अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आध्यात्मिक। तो मनुष्य जो जीवन का जो मेन उद्देश्य है, ये आध्यात्मिक मैं महत्व बता रही हूं। मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति लोग इसको कई अलग अलग चीजों में कई लोगों ने कई डिफाइन किया हुआ है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जो माध्यम है वो फिर आता है मन। तो मन की जो अगर मन ही जो कि बंधन है, लेकिन वही मन हमारा मोक्ष का कारण भी बन सकता है।
ऐसा शास्त्रों में भी हमारे वर्णित है, लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण भी। अगर हम मन को इतना स्ट्रांग बना लें तो यही मन हमें मोक्ष भी दिला सकता है, और अगर हम मन के अधीन हो गए तो यही हमारा बंधन भी बनता है। इसलिए योग साधना में हमें मन को ईश्वर के सम्मुख बनाकर और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो ये इसका एक आध्यात्मिक पहलू है। अब आता है कि पारिवारिक महत्व क्या होगा। पारिवारिक महत्व योग में क्या होता है? परिवार समाज की एक इकाई होती है। भाई एक परिवार है तो वो एक समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब व्यक्ति के विकास की नींव एक परिवार की ही होती है। परिवार निर्माण एक ऐसी विशिष्ट साधना है जिसमें विश्वास, श्रद्धा, त्याग, संयम, तपस्या आदि प्रतिभा का हमें परिचय देना ही पड़ता है। क्योंकि आप परिवार में हैं तो आपको विश्वास भी कायम रखना पड़ेगा, आपको त्याग भी करना पड़ेगा, आपको संयम भी रखना पड़ेगा, आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी। तो जब आप इन सब चीजों को प्राप्त करेंगे तो आपका परिवार का जो परिवार की पूरी एक भूमिका है वो समाज के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं, जब लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके हम संतोषी, विनम्र और विवेकशील होकर अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए योग पथ पर अगर हम चलें तो भी हम आदर्श सद्गृहस्थ बन सकते हैं। अब योग में हमें त्याग करना है तो अब त्याग हमें करने के लिए भी तो हमें स्ट्रांगनेस को चाहिए है। तो क्या करेंगे? हमें योग ही अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए योग का परिवार में भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद जो महत्व आता है वो आता है सामाजिक महत्व। किसी भी समाज का उत्थान स्वस्थ एवं सुसंस्कारिक परिवार की अहम भूमिका होती है। अब संस्कारित परिवार क्या होता है? एक आदर्श समाज की स्थापना करता है। इस आदर्श समाज की स्थापना में योग की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। तो समाज में भी सामाजिक जो इसका महत्व है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण करेंगे। इसका एक और जो आएगा महत्व वो हो गया आर्थिक महत्व। अब बिना अर्थ के, बिना इसके हम अपना पालन पोषण समाज परिवार का कैसे करेंगे? तो इसका जो सीधा योग विद्या का जो सीधा संबंध है, हम कह सकते हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन पुरुषार्थ के मूल में आरोग्य की प्राप्ति करके हम धर्म के साथ साथ अर्थ का भी उपार्जन करते हैं। अपने आर्थिक स्तर को वही मनुष्य उच्च स्तर तक बना सकता है जो निरोगी होगा। अब बहुत आप धन कमाते हैं लेकिन आप निरोगी नहीं है, आप में रोग है, तो आप इधर धन कमाएंगे और उधर आपका व्यय होगा। तो जब आपकी निरोगी काया होगी तो उससे आप अपने जो धन का है वो सही जगह आप उसका सदुपयोग करेंगे। दूसरा आर्थिक महत्व तो ये भी है कि अब योग जिस विधा से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से समाज में अभी सर बता रहे थे कि एक तरीके का अब रोजगार का भी ये महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर बच्चे आने वाले समय में अब तो ये आ गया है कि जो बच्चे अगर इसको खेल के रूप में अपनाते हैं, जैसे और खेलों में सुविधाएं मिलती हैं, इसी तरह अगर योग को भी खेल के रूप में अपनाते हैं और बच्चे उन्हें नेशनल खेल लिया है तो सीधे उनको सरकारी नौकरियों में उनको मिलेगा रोजगार। तो ये एक आपका रोजगार उपार्जन का भी क्षेत्र बनता जा रहा है।
क्योंकि जब खेल के रूप में इसको मान्यता मिल चुकी है तो आने वाला, और कई लोग योग को अपनाकर योगाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई लोग अपने कुछ सेंटर के रूप में चलाकर अपना धन उपार्जन कर रहे हैं। तो ये योग को आप बिल्कुल एक ऐसा नहीं हम समझ सकते हैं। योग आपको आर्थिक भी मजबूत बना रहा है, शारीरिक भी है, सामाजिक भी है, और अब एक पार्ट और आता है नैतिक महत्व। नैतिक महत्व तो बहुत ही जरूरी है। आज के समय में क्या हो रहा है, हम लोग अपने मोरल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। तो योग ये भी सिखाता है कि हमारा क्या नैतिक दायित्व है, इस पे भी हमको ध्यान देना। जैसे कि हम लोग आदतें हैं, ठीक है, नैतिक हमारा क्या है, एक छोटे छोटे उदाहरण आप देखिए। हम लोग क्या करते हैं, ग्लास में हम लोग पानी ले लिए, ठीक है, हमको पीना है आधा ग्लास, हमने लिया 1 गिलास, आधा पिया और आधा क्या किया, फेंक दिया। तो ये आदतों के तहत नहीं होना चाहिए कि हमें जितना जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज का हमें प्रकृति से जितनी जरूरत है, हम उतना ही उनको लें। दूसरों के प्रति संवेदनाएं सिखाएं कि अगर किसी को हमारी कहीं मदद है, जरूरत है। आज के समय में क्या हो रहा है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है, संवेदनाएं नहीं रहेगी लोगों में, लोग उसको देखकर वीडियो बनाते हुए चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे कि जैसे वो बहुत महान कार्य करके बाहर से आए, और देखिए भाई सब लोग देखिए ऐसा ऐसा हुआ। तो इन संवेदनाओं को, इन इमोशंस को हमें योग के द्वारा ही फिर से वापस लाना है, और ला भी रहे हैं। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि एक ये व्यवहारिक पक्ष भी है कि हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब एक आता है चारित्रिक महत्व। योग विद्या एक आदर्श उच्च चरित्र का भी निर्माण करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज में। सिर्फ भक्ति योग, अगर कोई भक्ति योग अगर अपनाता है, कोई कर्म योग अपनाता है, कोई राजयोग अपनाता है, इन योग के द्वारा भी हम अपने चारित्रिक निर्माण को बढ़ा सकते हैं। तो एक सफल व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण भी उच्च स्तर पे करना चाहिए, जो कि योग ही के द्वारा संभव है। तो हमने आज अभी दो पार्ट पे विस्तार से आपको कोशिश की, बाकी कुछ गलतियां हुई होंगी कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं बता पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। अब एक आपका जो लास्ट आता है कि हम लोगों को रोजमर्रा में कुछ बुनियादी आसन कौन से करने चाहिए। तो हमारे जो बुनियादी आसन तो मैंने बताया बहुत है। अब हम रोज में तो इतने सारे आसन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ, जैसे कि अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो कि हेड से लेकर टो तक की कुछ आसनों का उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि बेसिक रोजमर्रा में हम कर सकते हैं। कुछ क्रिया और प्राणायाम भी कर सकते हैं। मैंने कुछ आसनों को लिया है, और हमारे बीच में हमारे कुछ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं जो कि उन आसनों का प्रदर्शन करेंगे, और फिर मैं उसको डिफाइन करूंगी कि उनको कैसे क्या करना है। तो हमारे बीच में हमारे 4 जो हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले हमारे बीच में आए हैं उत्कर्ष दीक्षित, जो कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे खेला हुआ है। अब बुनियादी आसनों के विषय में जब बात आती है, तो बैठकर करने वाले आसन हम सबसे पहले चलते हैं, और जो स्थिति है वो दंड आसन की। हम लोग बैठेंगे दंड आसन में। थोड़ा सा और पीछे जाइए, थोड़ा सा। ये जो स्थिति है,
बैठने की 4 स्थितियों में हम काम करते हैं। बैठने की एक स्थिति होती है सुखासन। अपने दाहिने पैर को हम बाएं पैर पे रखते हैं तो इसको हम सुख आसन कहते हैं। ये स्थिति है, इसमें हम नॉर्मल ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरी स्थिति हमारी आती है वज्र आसन। अब वज्रासन की जो ये स्थिति है, इसमें भी हम कई आसन करते हैं, जैसे कि हमारा शशांक आसन, ऊष्ट्रासन, अर्ध ऊष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन। इस वज्रासन में बैठकर हम कई आसन करते हैं। कई हैं इसमें आसन, अभी हमने 2-4 आपको बेसिक बिल्कुल चीजें उनका नाम दिया। तीसरी स्थिति जो हमारी आती है पद्मासन की। अब हम पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में भी हम बैठकर कई आसन करते हैं, जैसे योग मुद्रासन है, आपका बंद आसन है, इस तरीके से। इसमें हम जो बैठने की हमारी स्थिति होती है, वो दाहिने पैर को बाएं थाई पे और जो बायां पैर है वो दाहिने थाई पे रखी जाती है, और आप योग मुद्रा में बैठकर इस तरीके से भी आप ध्यान आदि कर सकते हैं। तो जो आज हमने विषय लिया है, इसमें अलग अलग आसन है। मैंने सारे स्थितियों का नहीं लिया हुआ है, सिर्फ मैंने दंड आसन में 2 आसनों के बारे में मैं बताऊंगी। पहले दंड आसन के बाद में बताऊंगी। दंड आसन, यह एक दंड आसन एक हमारा संस्कृत का ही शब्द है, जिसमें पहला जो शब्द है दंड यानी कि डंडा यानी छड़ी, और दूसरा शब्द है आसन, तो जिसको हम पोज कहते हैं। इसमें दोनों हाथ हमारे कमर के बगल में रखे होते हैं और पैर के पंजे आगे की तरफ खिंचे हुए और बिल्कुल सीधा। ये जो अभ्यास है वो आपके शरीर को उन्नत करता है, आसन करने के लिए तैयार करता है। इसमें हम कई आसन करते हैं। हम इसमें पश्चिमोत्तानासन भी करते हैं, जानुसिरासन भी करते हैं, आपका क्या नाम है, चक्की आसन भी हम कर लेते हैं। ये कई आसन इसमें करते हैं इस स्थिति में बैठकर। तो दंड आसन में सबसे पहले हम समझेंगे ये पीठ की जो मसल्स हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है। आप बैठिएगा और देखिएगा कि आपको कितना इसमें आराम मिलेगा। जो शरीर की मुद्रा है, कई लोगों को आपने देखा होगा थोड़ा सा झुक के खड़े होते हैं, थोड़ा झुक कर बैठते हैं। तो दंड आसन में आप बैठते हैं तो ये आपकी मुद्रा, जो शरीर का पोस्चर है, जो बॉडी पोस्चर है, उसको भी ये सीधा करता है, सुधार लाता है। आपके स्पाइन के बैकबोन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसको भी ये दूर करता है। आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है उसको भी ये बढ़ाता है। और जो लास्ट पॉइंट है, ये अस्थमा जैसी बीमारियों को भी कुछ हद तक ठीक करता है, क्योंकि जब आप इसमें बैठते हैं तो जो डायफ्राम तक आपके लंग्स हैं वो पूरी तरीके से सीधे रहते हैं, और इसके बाद आप प्रॉपर जो आपकी श्वास लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, वो प्रॉपर लंग्स तक आपके। ये आपका दंड आसन। अब इसी स्थिति में पहला आसन पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन में हम बैठते इसी मुद्रा में हैं। अब दोनों हाथों को हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। दोनों हाथ आपके कान से सटे हुए होंगे, आपकी हथेलियां, उंगलियां बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। और आप ये ध्यान रखिए कि ये जो है, इस आसन में जब हम बैठते हैं तो शरीर के बीच के हिस्से में एक खिंचाव पैदा होता है और वो शरीर की एनर्जी को नियंत्रित करता है। आप श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे और एल्बो आपके नीचे, आपकी पीठ देखिए, आप देख रहे होंगे, सबको दिखाई दे रहा है, पोस्चर समझ में आ रहा है।
जी मैम, जी मैम। यस मैम। जी यस मैम। आप देखिए बैकबोन Yes, बिल्कुल सीधा है और एल्बो आपके दोनों पैर के साइड में, और जो हाथ की उंगलियां हैं वो पैर के अंगूठे को लॉक कर रहा है। अब इस आसन से क्या फायदा है? ये सबसे पहले तो तनाव को दूर करता है। सबसे पहले आपके बोन्स को, वो आपकी हड्डियों को लचीला बनाता है। रिलैक्स करेंगे उत्कर्ष। जिसको नींद कम आती है, पिल्स खाते हैं, वो भी समस्या आपकी दूर करता है। और आपका जो डाइजेशन सिस्टम जो गड़बड़ाया हुआ हो, वो भी काफी हद तक ये ठीक करता है। लेकिन ऐसा भी है कि आपने 2 दिन किया और उसके बाद कहा कि मैम हमने तो पश्चिम उत्तान आसन किया, मेरा तो ठीक नहीं हुआ। नहीं, योग निरंतर अभ्यास की चीज है और अभ्यास के बाद ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो अब जो हम आगे बढ़ेंगे, इसी दंड आसन से हम जाएंगे गोमुख आसन। सभी ने सुना होगा नाम गोमुख, उसका नाम ही है गोमुख। ये जो आसन है, इसका जो पोस्चर जब तैयार होता है वो गाय के चेहरे की मुद्रा के हिसाब से होता है। गोमुख में हमारे पूरे शरीर, कंधे, बाहें, आपकी थाइस सब एक तरीके से फैलती हैं। और आसन में जो मुड़े हुए पैर के जो पंजे हैं वो गाय के मुख जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको जाना है। अब आप अपना एक पैर ऊपर ले जाइए, पीछे की तरफ खींचते हुए, दूसरा पैर नीचे से पीछे की तरफ। गोमुख आसन में हम इस तरीके से बैठते हैं और पैर के पंजों को अंदर की तरफ हम समेट लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैर ऊपर होता है वही हाथ ऊपर जाता है। ठीक है, आपका दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर, और जो दूसरा हाथ है वो पीछे से लॉक करता है। इसको आप एक बार पीछे से भी देखेंगे कि कैसे लॉक किया जाता है। देखिए कैसे पैर के पंजे अंदर की तरफ मुड़े हुए, और ये देखिए कैसे आप लॉक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लॉक करना है। ये हो गया गोमुख आसन। वापस आगे आइए। अब गोमुख आसन कैसे, क्या फायदा करता है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स में आता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसको ठीक करने में मदद करता है। कंधों का जो शोल्डर फ्रोजन होता है उसको ठीक करता है। आपकी रीढ़ को यानी स्पाइन को ये फ्लेक्सिबल करता है। ठीक है, आपके फिर वहीं पर आता है कि आपके टेंशन को, आपकी चिंता को ये कम करता है। तो ये भी आप, और हर आसन को कम से कम 3 बार करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप समय अनुसार 11 बार, 5 बार, 7 बार आप जरूर करें। ठीक है, तो उत्कर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन आसनों का प्रदर्शन किया और आपको सभी ने देखा। अब हमारे बीच में हमारे दूसरे राष्ट्रीय खिलाड़ी आ रही हैं, परिधि निगम, जो कि बहुत छोटी हैं अभी, और इन्होंने क्लास, जब ये 5th में पढ़ती थी तभी ये इन्होंने नेशनल ये गई हैं खेलने हमारे साथ। अब ये आपको खड़े होकर करने वाले आसनों के बारे में आपको योग प्रदर्शन करके दिखाए। अब जो खड़े होकर करने वाले आसन, कई आसन, जैसे कि आपका वृक्ष आसन, त्रिकोण आसन, ताड़ आसन, आपके नटराज आसन। तो आज हमने सिर्फ यहाँ पर 2 आसन के बारे में लिया है। पहला आसन है वृक्ष आसन। देखिए
हमने बोला था ना 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक आ गया वृक्ष आसन। अब वृक्ष आसन का नाम से ही आप लोग समझ गए कितनी स्थिरता से एक पेड़ खड़ा होता है। अब इसमें क्या है, हम अपने पैर को दूसरे पैर की जंघा पे रखते हैं और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऊपर की ओर ले जाते हैं। और ये जो आसन है ये आपको बैलेंस सिखाता है, नियंत्रण सिखाता है, कैसे हम अपने शरीर पे हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं योग के माध्यम से। और ये जो आसन है ये जो हमने बताया बैलेंस में भी सुधार लाता है, साइटिका में भी आपको राहत दिलाता है। और जिसको फ्लैट पैर कहते हैं ना, किसी का फ्लैट लेग होता है, वो जिसको है वो भी उसकी भी ये परेशानी दूर करता है इसके अभ्यास। रिलैक्स करेंगे परिधि। दूसरा आसन हम आपके सामने खड़े होकर करने वाली स्थिति में लाएंगे, त्रिकोण आसन। इसमें दोनों पैरों को हम खोलेंगे और एक पैर के पंजे को हम मोड़ लेंगे। बंद हो गया, अलाउ करो। ये है करो जी जी, दिख रहा है सबको? मैम दिख रहा है? अभी बीच में बंद हो गया था। यस मैम, यस मैम। जी जी ठीक है। तो ये साइड में हम पोस्चर को पूरा ले जाते हैं, दूसरे हाथ को ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए पूरी दृष्टि करते हुए हम इसको ले जाते हैं। अब इस आसन में क्या लाभ है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, एसिडिटी से हमको छुटकारा मिलता है, आपकी चिंता, तनाव, कमर और पीठ दर्द को ये गायब करता है। इस आसन को करने से आपके गर्दन, पीठ और पैर के जो नर्व्स हैं वो मजबूत होते हैं। रिलैक्स करेंगे परी और प्रणाम करेंगे सभी को। ये थे खड़े होकर करने वाले में हमने 2 आसनों के बारे में, ये बुनियादी आसन ही हैं, बेसिक आसनास हैं, इनके बारे में आपको हमने बताया। तीसरा हम जो ले रहे हैं, लेटने की सब जो स्थितियां हैं, अब इसमें लेटने वाले 2 आसन है, पीठ के बल और पेट के बल। तो पीठ के बल करने के लिए हमारे बीच में आए हैं मानवेंद्र सिंह परिहार, जो कि ये भी एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा योग करते हैं, योग आसनों में इनको बहुत महारत है। ये पीठ के बल आसन करेंगे और पहला आसन ये करेंगे नौका आसन। नौका आसन में हमें सीधा लेट जाना है और अब अपने पैरों को और अपने हाथों को उठाना है, पैर के पंजे को नीचे की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ खींचना है। और आप देखिए पूरा बैलेंस इनका कमर पे है, ठीक है। रिलैक्स करेंगे। ये आपके कमर और गर्दन के दर्द में बहुत फायदेमंद है। शुगर में भी ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है आसन। आपकी स्टमक की जो मसल्स हैं उनको भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी बैकबोन को भी ये फ्लेक्सिबल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग। ये था नौका आसन। और साथ में आपको पता है कि कभी कभी सुना होगा किसी की नाभि हट जाती है, ऐसा सुना होगा और होता भी है कि लोगों की नाभि, आपने सुना होगा नाभि चक्र जो है हमारा वो 8 जगह खिसकता है। अगर ऊपर की तरफ खिसकता है तो हमें आपने देखा होगा कि लूज मोशन प्रॉब्लम होता है। नीचे की तरफ है तो आपको बहुत सारी एसिडिटी, खट्टी डकार, इस तरह
तो नाभि जो है वो मेरी मतलब हम लोगों के शरीर में 8 जगह थोड़ा डिस्टर्ब होती है। तो नौकासन उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। नौकासन 2 तरीके से करते हैं हम लोग। एक अभी हम आगे बताएंगे, एक बता देंगे उसमें भी कि पेट के बल भी हम नौकासन करते हैं। ये तो पीठ के बल था और एक पेट के बल भी नौकासन होता है। दूसरा आसन हम करेंगे चक्र आसन। ये बेसिक आसन है और बेसिक आसन के लिए हम सीधे खड़े होंगे और धीरे से, ये अभी खड़े होकर जा रहे हैं। जो लोग आसन अभी नया करें या नहीं कर पाए तो वो लेट कर जाएं चक्रासन। पहले लेटें और अपने लेग को एक बार मानवीन लेट कर भी बता दीजिए। खड़े होकर सब लोग नहीं कर सकते सुविधा अनुसार, जो सुविधा हो उसके हिसाब से। ऐसे हम सीधे लेट गए। पहले अपने हैंड पोजीशन ली, दोनों कंधों के पास, दोनों पैरों को हमने समेटा और अपनी कमर को, स्पाइन को पूरा ऊपर। ये है चक्रासन। चक्रासन एक बैक बेंडिंग आसन भी है और चक्र का अर्थ है पहिया और आसन का अर्थ है इसे करने का तरीका। इस आसन को करने में शरीर जो है वो पूरा अर्ध चक्र के रूप में दिखाई देता है। इससे भी आपका डाइजेशन ठीक होता है। यह पेट और कमर के मसल्स को मजबूत बनाता है, हड्डियां मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को भी लचीला करता है और ये मोटापे को भी कम करने में मदद। अब धीरे से हम रिलैक्स करें और प्रणाम करते हुए एक और हमारा पार्ट बस रह गया है, पेट के बल करने वाले आसन। पेट के बल आसन करने के लिए हमने 2 आसन लिया है। एक तीसरा हम नौका आसन भी आपको हल्का सा बता देंगे क्योंकि 2 तरीके से हम नौका आसन करते हैं। भुजंग आसन आप करने आई हैं, वो अंजलि यादव है। ये भी बहुत छोटे से, अब तो ये कर चुकी हैं और जब ये क्लास 5th में पढ़ती थी तब से हमारे साथ ये योग कर रही हैं और अच्छा योग करती हैं। हमारे जितने भी बच्चों ने प्रदर्शन किया है ये बहुत छोटे से अभ्यास कर रहे हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं। इनके बहुत टिपिकल आसन भी बहुत अच्छे हैं। लास्ट में हम इन चारों के कम से कम 2-4 आसन आपको जरूर दिखाएंगे कि ये लोग आपको दिखाएंगे। तो पहला आसन जो हम करा रहे हैं वो भुजंग आसन। इसका नाम ही है भुजंग, यानी कोबरा पोज है। तो इसे करने के लिए हम पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को अपने कंधे के पास रखेंगे, आपकी चिन जो है वो जमीन से टच रहेगी और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हम आएंगे। दोनों पैर के पंजे पीछे जुड़े रहेंगे। श्वास भर के ही यानी ब्रीद इन करके ही आपको करना है। भुजंग आसन जो है आपका वो तनाव और थकान को दूर करता है। अगर आपकी बैक पीठ में दर्द भी हो रहा है, आप 3 से 5 बार भुजंग आसन कर लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, आपको बहुत है। भुजंग आसन से आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहेगा और इसको रोजाना करने से ऐसा कहा जाता है योग में कि लंबाई भी बढ़ती है। अस्थमा का किसी को श्वास में सांस फूलने की प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो भी भुजंग आसन भी इसमें आपको लाभ पहुंचाता है। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए वापस हम विश्राम की मुद्रा में। दूसरा आसन हमने जो लिया है वो है धनुरासन। धनुरासन आसन का नाम ही आपको समझ में आ गया कि किस तरीके हमें करना है। धनुष के आकार की स्थिति हम बनाएंगे और उसमें आप दोनों हाथों से अपने पैर के एंकल को पकड़ना है और 2 तरीके से धनुरासन हम करते हैं।
ये हो गया आपका बेसिक तरीके से करने वाला धनुरासन। और एक होता है पूर्ण धनुरासन। अभी पूर्ण धनुरासन इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये धनुरासन करने से क्या फायदा मिलेगा, रिलैक्स करिए अंजलि। ये आपके डिप्रेशन के जो भी नॉर्म्स होते हैं, अगर हम धनुरासन करते हैं तो उसको कम करने में भी बहुत फायदा मिलता है। पेट के मसल्स को भी ये मजबूत करता है। और थोड़ा जब हम इस तरीके की आसन करते हैं तो इस आसन को करने से हमारी भूख भी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग बहुत दुबले होते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, मोटे कैसे हों मोटे कैसे हों, और वैसे उनकी संख्या कम है। मोटे से पतले होने वालों की संख्या ज्यादा, क्योंकि मोटे से पतले कैसे हों उस पे ज्यादा सारे लोग ध्यान अब दे रहे हैं। रिलैक्स करेंगे और एक करेंगे पेट के ही बल हम नौका आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे और पीछे से पैर और आगे से हाथ को नौका के स्टाइल में। आप देखिए ये पोस्चर जो आपका बन रहा है, इसको देखिए, पूरा आपको नौका के स्टाइल पूरे पोज में आपको दिखाई। इसमें भी आपको वही फायदे हैं, आपके बैकबोन को फ्लेक्सिबल, रिलैक्स करिए, फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, अभी आपके नाभि चक्र को ये स्ट्रॉन्ग करता है। और इस तरीके से हम इस तरीके के हम बेसिक आसन तो बहुत सारे हैं और हम और भी कर सकते हैं, लेकिन समय जितना हमको मिला हमने उस हिसाब से शायद ज़्यादा ही ले लिया है। गीता मैम का समय बहुत ज़्यादा लिया और थोड़ा सा हम चाहेंगे बस 1 मिनट और हमारे बच्चों का बेहतरीन 2-4 आसन, आप टिपिकल आसन भी देखें, जिससे कि आप आसनों का और लेवल भी देखें कि आसन को हम किस लेवल तक कर सकते हैं। चलिए आप लोग चार्ट लगाइए। पहला आसन कौन सा करो, पका तो फेस से रख। पहला आसन है बका आसन। रिलैक्स। दूसरा पार्श्व बका आसन। रिलैक्स। नेक्स्ट टिटिब आसन की टिटिब आसन स्टार्ट करिए। रिलैक्स।
सामने वाला। टिप की एक और स्थिति करेंगे, स्टार्ट करिए। रिलैक्स। नटराज आसन, स्टार्ट। रिलैक्स। प्रणाम करिए। तो आज मैं जितना बता पाई, जो गलती हो उसके लिए क्षमा। और अब आगे गीता मैम। थैंक यू सो मच मैम। जितनी सहजता से, सरलता से, सुगमता से और इतने विस्तृत ढंग से जो आज आपने हमें ज्ञान दिया है योगासनों के बारे में, योग के बारे में, उसके लिए हम सब आपके हृदय से आभारी हैं मैम। समय हमारे पास कम था, वरना जिस तरीके से आज आपने हम सबसे ये ज्ञान साझा किया है, इच्छा तो मन की ये थी कि हम शाम तक आपसे यूं ही सुनते रहें और इन आसनों का आनंद लेते रहें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए हमारे आज की इस आभासी कार्यशाला के सह निदेशक श्री अंचल सक्सेना जी, उप प्राचार्य द्वितीय पाली से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। अंचल सर। जी धन्यवाद मैडम। परम आदरणीय कार्यशाला के निदेशक एवं स्थल प्राचार्य श्री सोमपाल जी, आज के सत्र के वक्ता योगाचार्य नीलम गुप्ता जी, उनके साथी उत्कर्ष परिधि निगम, मानवेंद्र सिंह परिहार एवं अंजलि यादव, संयोजक मैडम श्रीमती गीता भदौरिया, हमारी तकनीकी टीम के सदस्य सुश्री जयती मैडम, श्री विजय एवं चंदन जी एवं आदरणीय शिक्षकों। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है और हमें सभी दृष्टियों से स्वस्थ बनाता है। आपने ठीक ही कहा मैडम कि योग का संबंध किसी धर्म से नहीं वरन मानव मात्र से है, उसकी कुशलता से है। योग हमारे कर्मों में हमारे कर्मों को कुशलता से युक्त बनाता है। योगा कर्मस कौशलम। योग की महत्ता अवर्णनीय है, जो एक सत्र में वर्णित नहीं किया सकता। फिर भी इस सत्र में न केवल आपने योग की महत्ता को बताया, उसकी वास्तविक संकल्पना को बताया, वरन विभिन्न सरल आसनों को, जटिल आसनों को और उनके उपयोग को बहुत ही कुशलता से और विस्तृत ढंग से हमें बताया। और हमें समझ में आया कि हम अपने नित्य जो हमारी नित्य जीवन शैली है उसमें कैसे योग को जोड़ सकते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं आज इस कार्यशाला में धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम मैं डीसी सर, अपने उपायुक्त महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा संदेश हमें भी योग की तरफ बढ़ने के लिए एक संदेश दिया। तत्पश्चात में कार्यशाला के निदेशक एवं स्थल प्राचार्य श्री सोमपाल जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उनके इस गाइडेंस में हम इतनी सारी कार्यशालाओं और गतिविधियों को
अवकाश में भी आभासी माध्यम के द्वारा, अच्छी आभासी माध्यम के द्वारा भी और डायरेक्ट मोशन में भी, डायरेक्ट मोड में भी विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तत्पश्चात मैं आज की सत्र की वक्ता योगाचार्य नीलम गुप्ता जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ज्ञापित करना चाहता हूँ। इन्होंने इतनी कुशलता से योग के बारे में बताया, योग की संकल्पना के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे पक्ष भी उजागर किए जिसके बारे में हम अनजान थे। उसके साथ ही उनके साथी उत्कर्ष जी, परिधि निगम, मानवेंद्र सिंह प्रभात आदि को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी सहजता से विभिन्न आसनों को हमारे सामने प्रदर्शित किया, जैसे कि सभी जटिल आसन भी सहज हों। तत्पश्चात आज की कन्वीनर मैडम, संयोजक गीता भदौरिया मैडम का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम का समन्वय किया। तकनीकी टीम जिसमें जयती मैडम, चंदन जी और विजय सर शामिल हैं, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना कार्यक्रम संपन्न हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी जो इस टीम से जुड़े हुए लोग हैं, इस आज की कार्यशाला से और इस कार्यशाला के पहले कुछ जो कार्य इस कार्यशाला के साथ साथ किए गए हैं, उसमें योग डेमोन्स्ट्रेशन टीम में रूपाली सचान मैडम के साथ एक टीम थी, एलोकेशन टीम में एक नफीस मैडम और अपर्णा पांडे मैडम के साथ एक टीम थी। इन सारी टीम्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चित्र और बैनर बनाने में प्रशांत साहू और सती मैडम थी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फोटोग्राफी टीम में मेघाली, आस्था और अजीत जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्यक्ष से जुड़े हुए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार सभी को पुनः धन्यवाद। मैं प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स हो चुका है, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक ऐसा सेशन आज देखने को और सुनने को मिला जिसमें मैडम ने 1 घंटे 20 मिनट करीब अपनी प्रस्तुति दी, और इसमें 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये सत्र जल्दी खत्म हो। जैसा गीता मैडम ने कहा कि अभी और मन भरा नहीं है, दिल मांगे मोर, लेकिन दूसरे काम भी करने हैं, इसलिए किसी और दिन आपकी सेवाएं फिर लेंगे। ये हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा पक्ष है जिसको जितना सुनिए जानिए उतना ही कम है, सागर है। और आपने जिस सिस्टमेटिक तरीके से उसके इतिहास से शुरू करके, और आपके साथ जो बच्चे हैं उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया साथ में, केवल एक स्पीच नहीं, एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन और रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, वंडरफुली प्रेजेंटेड मैडम, वेल प्लान्ड। आपको लेक्चर सुन के हमने ये योग के अलावा भी बहुत कुछ सीखा, हाउ टू प्रेजेंट लेक्चर, ये भी हम लोगों को सीखने को मिला है। थैंक यू सर। आज की इस कार्यशाला से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और इस कार्यशाला के अंत तक हम पहुंच चुके हैं। मैं कुछ शब्दों में बस अपने इन शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिशिरम गेहिनी, सत्यम सुनूरयम दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलम, दिशोपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम, एते यस्य कुटुंबिनः, वद सखे कस्माद् भयम योगिनः। ये योग की महत्ता को बताते हुए भर्तृहरि जो हमारे संस्कृत के काफी लोकप्रिय कवि हैं, उन्होंने कहा है कि योग का साधक के पिता धैर्य बन जाते हैं, क्षमा माता बन जाती है, और लंबे काल तक जो साथ देती है शांति, उसकी स्त्री बन जाती है, सत्य मित्र, दया बहन, और मन का संयम भाई बन जाता है। भूमि उसकी शैया, दिशाएं वस्त्र, और ज्ञान रूपी अमृत पान उसका भोजन बन जाता है। और जिस योगी के ऐसे कुटुंबी जन हो, उसे दुनिया में किसी भी प्रकार के भय नहीं सता सकते और ना ही वो भयभीत हो सकता है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं आज इस कार्यशाला में उपस्थित
हर व्यक्ति का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हृदय से आभार आप सभी का। धन्यवाद।